ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जनरल एल्गोरिदम के अभी तक हमने जो देखे कि कंपोनेंट्स, उसका आर्किटेक्चर, उसके पैरामीटर्स, उसके ऑपरेटर्स और उसकी कोर लॉजिक को अभी हमने एड्रेस किया। जिस तरह लास्ट टाइम हमने नो फ्री लंच थ्योरम को देखा था। एंड इसके अलावा हमने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमने स्कीमा थ्योरम वगैरह को देखा था। ठीक है। तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ऑफ द ईसी, मतलब एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन की। तो एक्चुअली अब एल्गोरिथम एज अ होल किस तरह से सीक्वेंस में चलता है, उसको देखते हैं और उसके की पैरामीटर्स को देखते हैं और इसी से रिलेटेड। तो यहाँ भी जैसा ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनिशियल पॉपुलेशन, क्योंकि हम ये पॉपुलेशन बेस्ड एक एल्गोरिदम है, तो हमें एक इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमने अपने डेटा में से ये जनरेटिंग करनी है। और अब ये करनी कैसे है, एंड दैट इज द क्वेश्चन। हम क्या करते हैं कि हमारे डेटा सेट में जो फीचर्स होते हैं, एंड फीचर्स कैन बी इन हंड्रेड्स और thousands or maybe in millions as well. द रीज़न हम ये अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे ये अप्रोच, यानी एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, जो ईसी जो है, ये जेनेटिक एल्गोरिथम्स, ये बहुत अच्छे हैं टू एक्सप्लोर और एक्सप्लॉयट हाई डायमेंशनल डाटा, यानी कि जिसमें फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं, फीचर्स जो होते हैं वो रैंडमली पिक करते हैं, और उन फीचर्स को रैंडमली पिक करके एक इंडिविजुअल या एक मॉडल क्रिएट करते हैं। और वो मॉडल क्रिएट करने में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाइड वीएन या साइन कोस टैन, ये सारे ऑपरेटर्स हम यूज एज अ ऑपरेटर यूज करते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ठीक है। और उस फॉर्मूले में हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वो फीचर्स होते हैं। एंड बाकी जो उसकी मल्टीप्लिकेशन या अरिथमेटिक्स या लॉजिक है, वो बाकी अरिथमेटिक से डिफाइन होती है। इस तरह हम रैंडमली पिक करके जो भी हमारा पॉपुलेशन साइज है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1000 इंडिविजुअल, या 1000 इंडिविजुअल हमने बनाने हैं एक जनरेशन में। तो हम इनिशियली ऐसे रैंडमली फीचर्स को पिक करके अपने इंडिविजुअल्स क्रिएट कर लेते हैं। एंड इस तरह करने से क्या होता है, क्योंकि ये हम रैंडमली पिक कर रहे हैं, तो हमारे एक तो कवरेज हो जाती है कि हमें कोई पता नहीं कि कौन सा फीचर कहाँ से आया है, कितनी बार वो पिक हुआ है और कितनी बार नहीं पिक हुआ। हो सकता है एक फीचर मल्टीपल टाइम्स पिक हो सकता है कोई फीचर कभी भी पिक ना हो। अच्छा, ऐसा करने से हमारी जब एक एक पॉपुलेशन बन जाती है, फिर उसे हम आगे क्या करते हैं, इवॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे? स्टेप वन पे हमने क्या किया कि हमारे पास कोई पॉपुलेशन नहीं थी, हमने एक पॉपुलेशन क्रिएट की, इंडिविजुअल्स क्रिएट किए बाय पिकिंग द वेरिएबल्स या फीचर्स रैंडम। नाउ द सेकंड स्टेप इज, जो इंडिविजुअल्स हमने क्रिएट किए हैं उन सबको एवेल्युएट करना। एवेल्युएट करने से मुराद ये है कि हम कोई जो फिटनेस फंक्शन या अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक डिफाइन करते हैं कि हमें क्या चाहिए। उस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हम फिटनेस फंक्शन या हर इंडिविजुअल की फिटनेस को मैयर करते हैं। बेसिकली इट इज अ स्कोर, जो कि हम हर इंडिविजुअल सोल्यूशन को देते हैं। सोल्यूशन से मतलब अगेन इंडिविजुअल है। ठीक है, इंडिविजुअल का पॉपुलेशन का एक मेंबर है। तो हम हर इंडिविजुअल या सोल्यूशन को एक फिटनेस स्कोर या एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो दिस इज एवेल्युएशन स्टेज। अब उससे नेक्स्ट स्टेप, अब जबकि सब इंडिविजुअल, आपके पास जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उसमें सबको एक स्कोर असाइन हो चुका है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब अगला स्टेप है, हमने क्या करना है, सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, हम सर्टेन पेरेंट्स को पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करते हैं, मतलब चूज करते हैं ऑन द बेस ऑफ सम क्राइटेरिया, और उसको
आगे लेके जाते हैं, अगली पॉपुलेशन में ट्रांसफर करते हैं। अब सिलेक्शन में हमारे पास, जैसा ऊपर सिलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे हमने, वो मौजूद है। इफ यू रिकॉल, तो मैं जरा पीछे चाहता हूँ सो दैट सिलेक्शन के मेथड्स मैं आपको यहाँ पे, तो दीज वर द सिलेक्शन मेथड्स वी कंसिडर्ड। ठीक है, रोलर वीड है, टूर्नामेंट है, रैंक बेस्ड है, ट्रंकेशन, एलिटिज्म वगैरह। तो ये डिफरेंट सिलेक्शन की अप्रोचेज हैं जो हम ये स्टेप 3 में अप्लाई करते हैं। और इनके अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स, जैसे एलिटिज्म की बात करते हैं, हम कहते हैं जिनका स्कोर हाई है उनको एज सच आगे ले जाओ, कोई चेंज उसमें ना करो, तो हम उनको आगे ले जाते हैं। एंड इसी तरह रोलेट बीट है, जिसमें हम रैंडमली हर बार सिलेक्ट करते हैं सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को। टूर्नामेंट है, उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने आप लेके जाने टूर्नामेंट में, उसके मुताबिक डिपेंड करता है। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप इज वेरिएशन। आपने जो पेरेंट्स को सिलेक्ट किया है पॉपुलेशन में से कि उनको नेक्स्ट हमने लेकर जाना है, उन पर हम कोई उन वेरिएशन ऑपरेटर या एवोल्यूशनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, या ओवरऑल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, इनको क्रॉस ओवर ऑपरेटर्स हैं, म्यूटेशन ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये हम अप्लाई करते हैं। और उससे क्या होता है कि आपके इंडिविजुअल जो स्टेप 1 पे पहली जनरेशन में बने थे, अब उनमें हमने वैरायटी लेकर आनी है। क्योंकि अगर हम उनको ऐसा सच आगे ले जाएंगे तो फिर तो वेरिएशन या वैरायटी आएगी नहीं, और हम मे बी लोकल ऑप्टिमा में तो रीच कर जाए जल्दी, लेकिन ग्लोबल ऑप्टिमा हम अचीव नहीं कर सकेंगे। तो वी आर एमिंग फॉर ग्लोबल ऑप्टिमा। तो हम कुछ इंडिविजुअल्स इन ऑपरेटर्स के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं। और स्टेप 5 इज, जितने भी नए ऑफ स्प्रिंग बन गए, यानी आपके पास जीरो जनरेशन थी जो आपने रैंडमली पिक की थी, अब उसके बाद आपकी एवेल्यूशन, सिलेक्शन और वेरिएशन के बाद आपकी एक नई जनरेशन प्रोड्यूस हो गई, जिसमें सारे इंडिविजुअल, मेजोरिटी इंडिविजुअल जो है वो नए हैं। आप उनको एवेल्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिटनेस फंक्शन यू हैव डिवाइस्ड। और वो करने के बाद, ठीक है, आप क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं बाय फ्रॉम विद योर ऑफ स्प्रिंग्स। जो आपके अच्छे ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनको आप ले आते हैं आगे, क्योंकि वो ऑफ स्प्रिंग आए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन। तो उन वेरिएशन से जो आपकी फिटनेस आपकी अच्छी हो गई, आपके इसका मतलब है कि वो स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग अच्छे हैं, और वो जो पेरेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेसमेंट की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। जो ये है कि आपने अच्छे इंडिविजुअल्स को करना है, आप रिप्लेसमेंट के लिए भी रैंडमली बहुत सारी स्ट्रेटजीज आप पिक कर सकते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप एक डिजायर्ड नंबर ऑफ जनरेशन तक इसे को ना चलाना चाहें। वो ही हमारा टर्मिनेशन पॉइंट होता है। नॉर्मली लोग ट्रेडिशनली 30 जनरेशन तक इस प्रोसेस को चलाते हैं। उसके बाद जो आपको बेस्ट इंडिविजुअल मिलते हैं, हम उसको समझते हैं ये हमारे वो सोल्यूशन है जो हमारे ग्लोबल ऑप्टिमा को अचीव करें। अब इस सब में हमारे पास कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि आवर एवोल्यूशन प्रोसेस गोज एज वी प्लान। मतलब ये कि सिलेक्शन प्रेशर भी क्रिएट ना हो, डाइवर्सिटी भी क्रिएट हो, और हम ग्लोबल ऑप्टिमा को भी अचीव करें। ठीक है, तो इसमें कोई एक चीज नहीं कर रहे होते हमने। और ये बहुत सारी चीजें ये डिपेंड करती हैं आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, जो आपने फिटनेस फंक्शन यूज किया है। आप एक्यूरेसी को भी एज अ फिटनेस फंक्शन ले सकते हैं, उसके अलावा एमसीसी है, और बहुत सारे फिटनेस फंक्शन हो सकते हैं। वेटेड कोरिलेशन हो सकती है, वेटेड एक्यूरेसी हो सकती है, दिस एंड दैट। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे एल्गोरिथम के अपने पैरामीटर्स हैं जिसको आप यूज करते हुए इसको गाइड कर सकते हैं योर एवोल्यूशन प्रोसेस को। जैसा पॉपुलेशन साइज, ठीक है, आपके पास पॉपुलेशन साइज अगर कम होगा, आप उसमें ज्यादा डाइवर्सिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, और मे बी आप लोकल ऑप्टिमा में जल्दी रीच करके आपको फंस जाएंगे आप।
ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन साइज आपका रीजनेबल होना चाहिए। नॉर्मली 1000 इज कंसिडर्ड टू बी एज ए रीजनेबल। और ये लार्ज या मल्टी मॉडल या हाई डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। जहाँ पे नंबर ऑफ फीचर्स ज्यादा हो वहाँ पे आपको पॉपुलेशन साइज भी ज्यादा ही रखना चाहिए। फिर क्रॉस ओवर रेट, आपने जो इंडिविजुअल सिलेक्शन करके आगे वेरिएशन में लेके जाने हैं, कितने परसेंट इंडिविजुअल्स को आपने क्रॉस ओवर करके प्रोड्यूस करना, तो ये भी डिपेंड करता है। ठीक है। अम, तो जेनेटिक एल्गोरिथम्स के लिए नॉर्मली 0.6 से 0.9 एक वैल्यू रखी जाती है। एंड एवरेशरी जो ना स्ट्रेटजीज जो डिफरेंट है उनके लिए 0.3 से 0.6। ठीक है। 0.6 से मराद है कि आउट ऑफ 100 इंडिविजुअल्स 60% आपके क्रॉस ओवर से प्रोड्यूस होंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। 0.9 का मतलब है 90% क्रॉस ओवर से जो ना वो होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो इट इज लाइक दिस। इसलिए म्यूटेशन म्यूटेशन नॉर्मली बहुत ही माइनर की रखी जाती है, 0.01 या 0.1। इससे टूर्नामेंट साइज आपके कितने इंडिविजुअल एट टाइम सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने, तो वो उसमें 2 से 7 तक हायर वैल्यूज जो ना हायर सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट करती है। एंड आपको काइंड ऑफ मॉडरेट वैल्यू रखनी चाहिए। एलिटिज्म है, 1% से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती, लेकिन वो 5% तक भी लोग रख लेते हैं। ठीक है। जनरेशन कितनी होनी चाहिए, नॉर्मली 30 रिकमेंडेड है, लेकिन आप कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, डिपेंड करता है कि आप कितनी जनरेशन चलाना चाहते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स कम है और आप पॉपुलेशन साइज भी कम ही रखना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ जनरेशन पे ज्यादा कर लें, क्योंकि इससे आपका एवोल्यूशन प्रोसेस ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा करने से मोस्ट लाइकली जो है आप सिलेक्शन प्रेशर में या आप लोकल ऑप्टिमा में फंस जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जनरेशन फिर वो एक ही जगह पे ऑप्टिमाइज होती जाएंगी। तो नंबर ऑफ जनरेशन हाई करने से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड योर रिसोर्स एलोकेशन एज वेल। क्योंकि जितना ज़्यादा आप जनरेशन होंगी उतना ज़्यादा आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, कंप्यूटेशन रिसोर्सेज, एग्जीक्यूशन टाइम भी चाहिए। उसके अलावा नंबर ऑफ पेरेंट्स जो कि डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो कितना होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो एवोल्यूशन स्ट्रेटजीज में होते हैं यूज, वो कितनी होने चाहिए, ये भी एक पैरामीटर होता है। अच्छा, डिफरेंट सिलेक्शन स्ट्रेटजीज जैसे रोलर बीट या सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि हम हर इंडिविजुअल को असाइन करते हैं एक प्रोबेबिलिटी स्कोर अकॉर्डिंग टू इट्स फिटनेस फंक्शन। ठीक है। तो अब इसका क्या है, इसकी में स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत सिंपल है। आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उसके मुताबिक हर किसी को, हर इंडिविजुअल को एक जो है ना स्कोर असाइन हो जाता है। और वीकनेस क्या है कि आपके फिटनेस के स्केलिंग के इश्यूज हैं। मतलब ये कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो सुपर इंडिविजुअल है, वो तमाम सिलेक्शन स्लॉट्स को डोमिनेट कर सकता है। वो जिधर भी आएगा वो हमेशा डोमिनेट कर जाएगा। तो मतलब ये कि आपकी पी मैच्योर कन्वर्जेंस हो सकती है। और आपके पास एक ऐसा इंडिविजुअल आया है जो कि जिसकी फिटनेस है बहुत ज्यादा है, तो जिस भी स्लॉट में वो सिलेक्ट होगा वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा। तो आप प्री मेच्योर कन्वर्जेंस की तरफ जा सकते हैं, मतलब आप लोकल आपके मामले में फंस सकते हैं। टूर्नामेंट सिलेक्शन है, आप के इंडिविजुअल्स जो ना रैंडमली ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन में से, उन इंडिविजुअल्स में से जिसका हाईएस्ट होता है स्कोर, वो विन कर जाता है। इसे कहते हैं टूर्नामेंट सिलेक्शन। ठीक है। क्योंकि हम एडिशनल प्रोसेस जो है ना वो के इंडिविजुअल्स पे रिलाई करता है। तो आप टू से लेकर एट तक, मतलब 2 से 7 तक नॉर्मली जो भी आप वैल्यू रखेंगे उसके मुताबिक आपका जो है वो ये प्रोसेस होगा। फिर रैंक बेस्ड सिलेक्शन है। रैंक बेस्ड सिलेक्शन में बेसिकली इंडिविजुअल्स को सॉर्ट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेस ऑफ देयर फिटनेस स्कोर। और फिर उनको जो ना सिलेक्शन प्रोबेबिलिटीज असाइन कर दी जाती हैं ऑन द बेस ऑफ देयर फिटनेस वैल्यू।
अच्छा, अब इसमें होता ये है कि क्योंकि आपने पहले सॉर्ट कर लिया, ठीक है, और सॉर्ट तो आपने कर लिया फिटनेस स्कोर की, लेकिन हम इसमें फिटनेस स्कोर की बेस पे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो कि एक इंडिविजुअल जिसके फिटनेस हाई है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके सिलेक्ट होने की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज के डिफरेंट जो ना मैकेनिज्म जो ना वो मौजूद हैं, उसको के साथ आप प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसके आपके बेसिकली सिलेक्शन प्रेशर आप पे नहीं पड़ता, क्योंकि हम डायरेक्टली या रॉ फिटनेस स्कोर की बजाय हम प्रोबेबिलिटीज के साथ प्ले कर रहे हैं, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटीज की, ठीक है। तो आप डोमिनेंस एक सुपर इंडिविजुअल की वो अवॉइड कर सकते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है। एलिटिज्म, एलिटिज्म का मतलब है कि हमेशा गारंटी होती है कि जिसका फिटनेस फंक्शन जिसके फिटनेस वैल्यू ज्यादा है वो हमेशा आगे जाएगा ही जाएगा, जो मर्जी हो जाए। तो अच्छा, अब क्रॉसओवर ऑपरेटर्स, डिफरेंट जेनेटिक ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसमें क्रॉसओवर सबसे पहले आता है, क्योंकि क्रॉसओवर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स में हम अप्लाई करते हैं। इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, बायो से ही रिलेटेड है। सिंगल पॉइंट से मतलब है कि आप सिर्फ एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट के साथ स्वैप करते हैं। जिससे वो क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉसओवर करते हैं ना, रिकम्बिनेशन करने के लिए। तो आप एक पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट से स्वैप करते हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि बाकी पेरेंट जो है वो जो ना प्रिजर्व रहता है, सिर्फ उसका एक पॉइंट पे जो ना एक पॉइंट से जो ना वो उसका आर्म या उसकी जो सब ट्री है, ठीक है, वो इंडिविजुअल का वो से स्वैप होता है। टू पॉइंट से मतलब एक से ज्यादा पॉइंट, यानी दो पॉइंट्स पे आप करते हैं, स्वैप करते हैं, तो इसे टू पॉइंट क्रॉसओवर कहते हैं। यूनिफॉर्म क्रॉसओवर में क्या होता है, हर जीन इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही है फ्रॉम आइदर पेरेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कहानी है कि आपने नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट करना है। तो अब आप ये नहीं कर रहे कि पेरेंट वन में से कौन सा आएगा, पेरेंट टू में से, नहीं। हर पोजीशन पे आप 50% प्रोबेबिलिटी हर जीन की इनहेरिट होने की है। मतलब पोजीशन वन है, तो पोजीशन वन पे पेरेंट वन और पेरेंट टू की 50-50% है। रैंडमली एक पिक होती है, फिर पोजीशन टू पे भी रैंडमली पिक होगी, पोजीशन थ्री पे भी। इसका मतलब है जो इंडिविजुअल आखिर में बनेगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। होगा तो दोनों पेरेंट्स का ही कॉम्बिनेशन, लेकिन आप उसमें ये नहीं बता सकते कि मेजोरिटी कंटेंट, इंश्योर नहीं कर सकते कि मेजोरिटी जीन्स या मेजोरिटी कंटेंट किस वाले पेरेंट से आया है। अरिथमेटिक क्रॉसओवर होता है, ठीक है। बेसिकली हम अरिथमेटिक्स यानी कि ऑफस्प्रिंग में हम क्या करते हैं कि पेरेंट वन और पेरेंट टू में से क्या चीज़ माइनस करनी है, प्लस करनी है, या कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर उसमें करके उससे एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि पेरेंट वन में से ये इंडिविजुअल आएंगे इस, और पेरेंट टू में से इस तरह इंडिविजुअल आएंगे, ठीक है। सो उसके मुताबिक हम जो है क्या करते हैं, एक क्रॉसओवर कर देते हैं। इससे नॉर्मली देखा ये गया कि इससे जो आपको जो पॉइंट्स या इंडिविजुअल्स आते हैं वो इन्फीरियर होते हैं। फिर ऑर्डर क्रॉसओवर है। ऑर्डर क्रॉसओवर में ये होता है कि आपकी परम्यूटेशंस को हम यूज़ करते हैं, और परम्यूटेशंस में ये होता है कि आपके रिलेटिव ऑर्डर जो होता है एलिमेंट का वो प्रिजर्व रहता है। एंड ये स्केजुलिंग वगैरह में बहुत इन है ये क्रॉसओवर। इसके अलावा सब ट्री एक क्रॉसओवर है। हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं सब ट्री को और उसको एक्सचेंज कर देते हैं विद एनी अदर ट्री, या उसको कहीं पे अपेंड कर सकते हैं या किसी को अटैच कर सकते हैं। तो इसमें दोनों की लेंथ, दोनों की लोकेशन सेम होना लाजमी नहीं है सब ट्री क्रॉसओवर में। सो दिस वाज द क्रॉसओवर ऑपरेटर। यहाँ तक कोई पूछना चाहता है सवाल? So a mutation operator is also a very important operator, and it also has multiple modes. And for example, first one is bit flip. Bit flip में क्या होता है कि हर बिट को फ्लिप कर दिया जाता है। मतलब अगर किसी जगह पे वन है तो उसको जीरो कर दिया जाए, तो ये म्यूटेशन होगा, ठीक है। नॉर्मली जहाँ जहाँ पे बाइनरी जेनेटिक एल्गोरिथम्स होते हैं
यानी जहाँ पे आपके पास 0 और 1 में ही आपके पास चॉइस होती है, वहां पे ये इस तरह म्यूटेशन की जाती है। इससे अगर दो से ज्यादा चॉइस होंगी तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो गॉसियन म्यूटेशन में, गॉसियन आप वैल्यूज को यूज करते हैं टू एस्टिमेट द न्यू वैल्यू। ठीक है, इसमें आप क्योंकि म्यूटेशन हो रही है तो म्यूटेशन का ताल्लुक सिर्फ एक इंडिविजुअल से ही है, इसका इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो म्यूटेशन एक पर्टिकुलर जीन में ही हो रही है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ही हो रही है। तो आप गॉसियन जो ना नॉइज या ग्यूटेशन, गॉसियन जो ना एस्टिमेटर यूज कर सकते हैं। स्वैप म्यूटेशन यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही इंडिविजुअल के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो वैल्यूज हैं उनको स्वैप कर दें, तो उससे इंडिविजुअल का मेकअप, उसका फाइनल आउटकम बिल्कुल, या उसका फिटनेस स्कोर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसका इन्वर्जन म्यूटेशन है। ठीक है, एक सबस्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर दिया तो वो इन्वर्जन हो जाएगा। स्क्रैम्बल है, रैंडमली शफल करते हैं एक सबसेट ऑफ जीन्स को। इसके अलावा सेल्फ एडेप्टिव म्यूटेशन है। इसमें हम एक पर्टिकुलर साइज की म्यूटेशन को जो है एक क्रोमोसोम में एम्बेड करते हैं और उसको को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन में और क्रॉसओवर में फर्क ये है कि क्रॉसओवर में हमें दो इंडिविजुअल्स चाहिए टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, एक अगली जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए हमें दो इंडिविजुअल चाहिए। म्यूटेशन में हमें ऐसा नहीं चाहिए, म्यूटेशन में हमें एक ही इंडिविजुअल चाहिए। हम उसमें ही किसी पॉइंट पे कोई चेंज करते हैं। अब वो चेंज करने का तरीके या स्ट्रेटजीज डिफरेंट, गॉट इट। और ये आपके टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है आपके प्रॉब्लम की। अगर वो बाइनरी है या नॉन बाइनरी है या ट्री बेस्ड है, उसके मुताबिक आप ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, सो या दैट्स द होल सिनेरियो।